नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको धारा 482 से जुड़ी जानकारी देंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्रदान दी गई है। इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय को एक विशेष शक्ति दी गई है। ये शक्ति दिए जाने का उद्देश्य न्यायालय की कार्यवाही को दुरुपयोग करने से बचाना है और न्याय के उद्देश्य को बनाए रखना है। कोई भी संहिता, अधिनियम, नियम अपने आप में पूर्ण नहीं होते, वक्त के साथ इसमें बदलाव होता रहता है। इस समस्या से निपटने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत हाईकोर्ट को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की जाती है ताकि वो न्यायिक कार्रवाइयों के दौरान समय समय पर उत्पन्न होने वाली ऐसी कठिनाइयों का निवारण कर सके। इसमें आज हम धारा 482 और ये एफआईआर को कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में जानकारी देंगे। धारा 482 से जुड़े तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता चारू सिंघल जी। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841। इसके अलावा 8377009636। ये टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सवाल, धारा 482 से जुड़ी कानूनी जानकारी, इसको लेकर आज हम आपको तमाम जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप जरूर जुड़िए, कार्यक्रम में जुड़कर अपना जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। अधिवक्ता हमारे साथ चारू सिंघल जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है चारू जी आपका आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे सीआरपीसी की धारा 482 क्या कहती है और इसके प्रावधान आखिरकार क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। जी, एक्चुअली तो ये हमारी सीआरपीसी है जिसे हम हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो बनी थी। तो इसमें 482 एक धारा का प्रावधान है जिसके तहत हाई कोर्ट को असाधारण शक्ति है जी कि कोई भी ऑर्डर वो पास कर सकता है अगर कोई कानूनी प्रक्रिया का कहीं दुरुपयोग हुआ है या फिर न्याय को उसके अंत तक पहुंचाने के लिए, न्याय को पाने के लिए अंत तक हाई कोर्ट की शक्ति का प्रयोग कर सकता है अगर कोई प्रावधान और नहीं दिया गया है किसी और लॉ। इसके अलावा अगर हम हालातों के बारे में बात करें तो धारा 482 को किन हालातों में इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं? देखिए, ये जो धारा है ये 482 सीआरपीसी, इसमें हाईकोर्ट को असाधारण शक्ति तो दी गई है जी, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट इसमें जो भी ऑर्डर पास करता है इसे बहुत संयम के साथ करता है क्योंकि रेगुलर या रूटीन मैनर में दिनचर्या में हर चीज हम इसके अंदर नहीं ले जा सकते। बिल्कुल। इस 482 का इस्तेमाल करने के लिए कि भाई इसमें हमें हर जब भी कोई मैटर हो इसके अंदर चले जाए, ऐसा नहीं कर सकते। और हाई कोर्ट भी हर केस के अंदर 482 से इसकी रिलीज नहीं दे सकता, इसे बहुत संयम के साथ इसमें रिलीज देनी पड़ती है जी। बहुत ही इसमें हम अगर कोई झूठी एफआईआर हो गई है किसी के अधीन, झूठे चार्जेस क्लेम हो गए, आरोप जिसे हम कहते हैं कोर्ट में कर दिए, या कोई झूठी चार्जशीट लगता है कि ये केस हो गई है कोर्ट के अंदर, तो इन सब चीजों को चैलेंज कोर्ट में कोई झूठी कंप्लेन कर दी है किसी के खिलाफ, तो इन सब चीजों के लिए रद्द करने के लिए फेयर के साथ हम 482 का पेटिशन हाई कोर्ट में कर सकते हैं। बिल्कुल अहम जानकारी चारू जी आपकी तरफ से दी गई है। और अगर हम बात करें सीआरपीसी की धारा 482 की, जो कि ये बताती है कि इनहेरेंट या फिर पावर ऑफ हाई कोर्ट है, ये सिर्फ हाई कोर्ट को ही प्राप्त है। अब यहाँ बात हम करते हैं कि आखिरकार इनहेरेंट है क्या? असाधारण, मैंने आपको बताया ना, इस तरीके की एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति। इनहेरेंट मतलब अगर कोई प्रावधान जो सीआरपीसी में कहीं और प्रोवाइडेड नहीं, वो इसके अंदर दिया हुआ है, अगर कोई और चीज नहीं, कोई सेक्शन नहीं प्रोवाइडेड है, तो इसके अंदर हाई कोर्ट सुमोटो या अपने किसी की कंप्लेंट पे या किसी पेटिशन पे कोई लाता है तो एक्शन ले सकता है। और ऐसे चारू जी क्यों कहा गया है या क्यों किया गया है ऐसे कि न्यायालय के जो स्वविवेक है उसके ऊपर सब कुछ रख दिया गया है कि देखिए आप ही डिसाइड कर लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तभी मैंने आपको पहले ही बताया कि
कि बड़े संयम के साथ, बड़े विवेक के साथ हाई कोर्ट को इसमें डिसीजन लेना पड़ता है पूरी स्थिति में। ये दिनचर्या या रोजमर्रा का वो नहीं है कि आपने जो भी पेटिशन इसके अंदर डाला उसको रिमूव यू आर बाउंड टू, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट इसमें बड़े संयम के साथ डिसाइड करता है। और अगर चारू जी हम बात करें इस धारा की, तो इस धारा के तहत हाईकोर्ट की जो शक्तियां होती हैं, वो शक्तियां, वो पावर्स होती क्या हैं? इस धारा के तहत हाईकोर्ट रद्द कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। कोई भी अगर आपके खिलाफ झूठी FIR हुई है या चार्जशीट आपके खिलाफ झूठी फाइल करी गई है या आपके खिलाफ कोई भी आरोप झूठे बना, आपको लगता है कि भाई ये बदले नहीं चाहिए थे, कोर्ट ने गलत बना दी, तो उसको आप इसके अंतर्गत पेटिशन फाइल करके हाईकोर्ट से रद्द करने की, इसमें खत्म करने की पूरा, क्योंकि हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, लिटिगेंट का हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए कि कोई झूठी कंप्लेंट में या किसी रीच में। और हाईकोर्ट इसके अंतर्गत कुछ इंटरिम रिलीफ भी दे सकता है, जिसे हम अंतरिम रिलीफ कहते हैं, वो भी दे सकता है। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारे साथ जरूर जुड़िए और अधिवक्ता से जो भी आपका सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं धारा 482 की, उसके तहत जो शिकायत आप कैसे कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया क्या है। अगर आप चारू जी बात करें झूठी FIR की, तो झूठी FIR दर्ज होने पर धारा 482 के तहत राहत कैसे मिल पाती है? देखिए, ऐसा है कि झूठी FIR, हर एक को लगता है मेरे अगेंस्ट झूठी FIR ही है, झूठी FIR और झूठी कंप्लेंट कोर्ट में, खाली FIR के करीब झूठी कंप्लेंट के ऊपर भी आप लेकर आपको रेसिपी में पेटिशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब झूठी FIR या झूठी कंप्लेंट को ये कौन ये करेगा कि ये झूठी है और ये वाकई में गलत फाइल है, ये हाईकोर्ट को रेसिपी में पहले पैरामीटर्स दिए गए हैं, उससे डिसाइड करेगा। वो पैरामीटर्स ये हैं जो कि स्टेट ऑफ हरियाणा एवं भजन लाल के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड गाइडलाइंस दी है कि अगर या तो आरोप फेस वैल्यू पे, जो भी आरोप लगाए हैं किसी के खिलाफ, वो एपरेंटली देखने से झूठे लग रहे हैं फेस वैल्यू पे, कि भाई ये हो ही नहीं सकते इसके अगेंस्ट। दूसरा, जो एविडेंस दी गई है वो ऐसी है कि अगर एविडेंस हो भी गई तो उसका कन्विक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, एक्यूज का कन्विक्शन नहीं हो सकता। अगर इस तरीके के आरोप हैं या आरोप कॉग्निजेबल नहीं है, कॉग्निजेबल नेचर के नहीं है, जिनमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, मैलाफाइड FIR करा दी है, परेशान करने की नीयत से मैलिशियस FIR फाइल कर दी है अल्टीरियर नोटिस की नीयत से, तो ये अगर पैरामीटर हाईकोर्ट को लगते हैं तो वो क्वेश कर सकती है, रद्द कर सकती है झूठी FIR को इस धारा के तहत। चारू जी, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, आशा वर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार आशा जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हमारा ये सवाल है, मेरा पहले एक जगह से डाइवोर्स हो चुका था, तो पहले जगह से मेरी एक बेटी थी जी, और जो हमने जिस सेकंड मैरिज की है जिनके साथ उनका भी पहला डाइवोर्स हो चुका था, और उनसे भी एक बेटा था, तो वो उस लेडीज को दे दिया और कागज में लिखा था, उन्होंने जिस तारीख को दिया है वो सब लिखा था जी। और मेरे साथ जब इन्होंने लिखा पढ़ी की है वकील से, इन्हीं का दोस्त था वकील, तो लिखा पढ़ी की है, तो उस टाइम हम लोग इस चीज की जानकारी नहीं थी, मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी, खत्म हो गई थी, 2-3 महीने में इन्होंने मेरे साथ विदा कर दी। तो इन्होंने जो वकील के बाद लिखा पढ़ी की थी, तो उस वकील से इन्होंने आज तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। क्या पूछना चाहती हैं? शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा है, ये सर्विस करते हैं और सर्विस में मेरा और मेरे बच्चों का नाम भी नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, क्या ये चारू जी कर सकते हैं? अभी तक सारी शादी जो है रजिस्टर्ड ही नहीं हुई इनकी। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं रहे हैं, बहुत कोशिश की है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चारू जी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही चारू जी। जी मैम, अब आई आवाज? हाँ जी, बोलिए। देखिए, 482 का इससे कोई संबंध नहीं है, जो इनकी क्वेरी है उसमें कोई भी 482 के पेटिशन का कोई वो नहीं बनता है प्रावधान। ये जाके अपने अगर शादी डिस्प्यूट कर रहे हैं इनके हस्बैंड,
वो जाके कोर्ट में कह सकती हैं, कोई और प्रूफ दे सकती हैं कि भाई हमारी शादी हुई है, एप्लीकेशन खुद भी लगा सकती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट में जाके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके खुद भी एप्लीकेशन लगा सकती हैं। चलिए, तो आप कोशिश कीजिएगा आशा जी, और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो जरूर होगी। आज हम बात कर रहे हैं धारा 482 की। अगर इसको लेकर कोई भी आपका सवाल है, आप जुड़ सकते हैं, अधिवक्ता से अपना सवाल ले सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया, कानूनी क्या आपको मदद मिल सकती है, उसके बारे में आपको जवाब जरूर मिलेगा। चारू जी, अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, धारा 482 गिरफ्तारी से कैसे बचाती है? देखिए, ऐसा है, वैसे कोई इसमें गिरफ्तारी के लिए प्रावधान की गिरफ्तारी से बचाई सकती है, ऐसा कोई स्पेशल प्रावधान इसके अंदर नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट जब डिसमिस करते हैं, कभी जब नहीं रद्द करते हैं एफआईआर को या कंप्लेंट को, तो वो कभी कभी एक इंटरिम प्रोटेक्शन दे देते हैं कि अरेस्ट ना करी जाए, कोई और चीज स्टेप ना लिया जाए, अरेस्ट ना करी जाए, इसमें मिल। बट वो जो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं या डायरेक्शन देते हैं, वो तभी देते हैं जब पैरामीटर कुछ क्राइटेरिया, मतलब जब वो देख लेते हैं कि इसमें वो मैकेनिकल मैनर में नहीं बर्खास्त करेंगे इस चीज को। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो एक तरीके से अमाउंट हो जाता है, जैसे एंटीसिपेटरी बेल। बेसिकली वो एंटीसिपेटरी बेल दे देते हैं इसके तहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट को नॉर्मली डायरेक्ट करना चाहिए कि वो एप्लीकेशन फाइल करें एंटीसिपेटरी, रेलिगेट करना चाहिए कि वो एप्लीकेशन फाइल करें एंटीसिपेटरी बेल की। इसलिए इसको मैकेनिकल मत मानिए कि वो कोई दे ही देगा इसके तहत अरेस्ट प्रोटेक्शन, ये कोई मैकेनिकल मैनर में नहीं देगा। और अगर चारू जी बात करें तो किन दस्तावेजों को धारा 482 की शिकायत में रखा जा सकता है साथ में? इसके ऊपर जिस दस्तावेज को आप रद्द करवाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप उसी को ही इसके कोर्ट के आगे पेश करेंगे, लगाएंगे अपने पेटिशन में। एफआईआर है, चार्जशीट है, एविडेंस कोई आ चुकी है तो उसको लगा दीजिए। अगर ट्रायल के केस है तो चार्जेस सेम हो गए हैं तो उसके दस्तावेज को लगा दीजिए। तो सारी चीजों को जिसको भी आप पेश कराना चाहते हैं, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जो भी आपको लगता है कि आपको सपोर्ट करेगा, इन सब दस्तावेज को आप लगा सकते हैं। चारू जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो रद्द करने वाली याचिका है उसमें अंतरिम आदेश पारित करने के लिए हाईकोर्ट की जो शक्तियां हैं, उसका दायरा आखिरकार क्या है? देखिए, एक तो अभी हमने बात करी कि अरेस्ट प्रोटेक्शन, जो हमने बताया आपको कि मैकेनिकल मैनर में नहीं कर सकता है इसको, ठीक है, हमें देनी है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा जो है, इसमें स्टे कर सकता है इन्वेस्टिगेशन का हाईकोर्ट, तब तक जब तक आपका ट्रायल पेंडिंग है या आपकी पेटिशन पेंडिंग है, तब तक इसमें वो स्टे कर सकता है। और ये भी एक आपको दे सकता है, एक ये भी दे सकता है कि कोर्सिव स्टेप कोई भी एक्यूज के अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है हाईकोर्ट अपनी इस शक्ति के तहत। बिल्कुल। चारू जी, एक जो सवाल अक्सर सबके जहन में आता है वो ये है कि जो आईपीसी है और सीआरपीसी है, उसमें जो डिफरेंशिएट है, जो अंतर है, वो क्या होता है? विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे इस अंतर के बारे में। आपको बहुत लेमेंट लैंग्वेज में समझाऊं तो आईपीसी में ये दिया हुआ होता है कि कौन सा अपराध बनता है, क्या अपराध बना, चोरी बना, चीटिंग बना, फ्रॉड बना, जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर कौन सा अपराध बनता है कंप्लेंट के आधार पर, एफआईआर के आधार पर। और सीआरपीसी में प्रोसीजर दिया हुआ है क्रिमिनल कि कहाँ किस कोर्ट में मुकदमा जाएगा, एविडेंस, और इसमें कैसे जज अपने कॉग्निजेंस लेगा, और फिर उसके बाद हियरिंग कैसे होगी, ये सारा प्रावधान इसका सीआरपीसी में। तो ये समझ लीजिए कि वो एक ये चीज है कि क्या चीज ऑफेंस क्या बनता है और सीआरपीसी इसका कैसे निर्धारण होगा, उसको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर चारू जी बात करें, क्या जो ये धारा है इसका किसी तरीके से दुरुपयोग भी हो सकता है? क्या कोई इसको लेकर ऐसा भी कोई प्रावधान है कि दुरुपयोग ना हो, या अगर हो तो क्या किया जाए? देखिए, तभी जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि दुरुपयोग तो इसका ऐसा कुछ अपरेंटली नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर्स हैं और इसमें हाईकोर्ट बहुत विवेक के साथ और बहुत संयम के साथ ऑर्डर पास करता है, स्पेयरिंगली अपनी पावर्स का यूज करते हुए। तो इसलिए दुरुपयोग के तो बहुत कम चांसेस रहते हैं, और अगर दुरुपयोग
कभी दुरुपयोग नहीं कहते उसे। कोर्ट अगर कोई भी ऑर्डर पास करती है और आपको लगता है कि भाई ये ठीक नहीं है, तो आप इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज का आपने एक विकल्प बताया है। इसके अलावा अगर हम आम जनता की बात करें तो क्या और ऑप्शन वो इसके अंतर्गत देख सकती है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण, जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इस धारा को इसीलिए लाया गया है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काफी महत्वपूर्ण रखती है और अपने आप में अलग है। तो और क्या कुछ जो है इसके अंदर चीजें, जो शक्तियां हैं वो आ सकती हैं और आम लोगों के लिए कैसे फायदेमंद भी साबित हो सकती है? देखिए, आम लोगों के लिए ऐसे फायदेमंद हो सकता है ये कि एक तो ये उनको, अगर उनको लगता है हमारे खिलाफ कोई गलत मुकदमा हो गया है, हमें फंसाया जा रहा है, मैलिशियस इंटेंशन से हो गया है, लीगल नोटिस से करा गया है, तो बिना लिटिगेशन से, तो इससे बेटर है कि वो लिटिगेशन में पूरा समय लगाए, जिसमें पैसा भी खर्च होगा, समय भी लगता है, तो वो हाईकोर्ट में इसके तहत जा सकते हैं कि ये जो हमारे खिलाफ प्रोसीडिंग आई इसे रद्द कर दिया जाए और हमें एक जो हैजल है, जो हमारा हैरेसमेंट होगा कोर्ट का और पैसे का, जो हमारा पैसा लगेगा कानूनी प्रक्रिया करने में, वो बच जाएगा। तो इससे उन्हें राहत मिल सकती है अगर उनका रद्द हो जाता है, इसके अंदर प्रोसीडिंग रद्द हो जाती है। एक दर्शक हमारे साथ राजवीर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नमस्कार राजवीर जी, पूछिए आपका सवाल क्या है? हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी। ये जी, मैं 2008 में एक एक्सीडेंट हुआ था मेरे से नरमुक्ति पे, तो धारा लगाई थी 279/427। तो जब साहब ने 1000 रुपए का जुर्माना सुनाया था मेरे को 2008 में जी, तो जी मैंने 2008 में 1000 रुपए जुर्माना भर दिया था। हाँ। तो फिर मैं चला गया था जी सऊदी अरब। उसके आने के बाद में मेरे को 2018 में जी कलस्टर बस में नौकरी करनी पड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, चल रहा था। लेकिन अभी इसमें ये दिखा दिया कि भाई आप क्रिमिनल केस में चला, मतलब पीसीसी होती है ना जी मैम, तो उसमें कह रहे हैं क्रिमिनल केस है, हम आपको नौकरी से निकाले हैं। ठीक है, तो क्या इनके पास विकल्प है? अगर इस तरीके से वो जुर्माना भी भर चुके हैं इतने सालों में, कोई दिक्कत नहीं? बड़ी हल्की आवाज आ रही थी, आप थोड़ा सा इसे कह रही हैं। चारू जी, 2008 में एक एक्सीडेंट हो गया था इनसे और उसके बाद इन्होंने उसका जुर्माना हर्जाना भी भर दिया था। कई सालों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो इनकी कंपनी है वो कह रही है कि आपको क्रिमिनल फेस बताते हुए नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इसमें ये 482 में नहीं अभी आ सकते। 482 में आने के लिए अभी इनका कोई भी प्रोसीडिंग नहीं बन रही है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया चारू जी आपका, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आज 482 की हमने बात की, क्या कुछ इसकी शक्तियां थी, इसी को लेकर थी खास पेशकश। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।